नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब लोगों का अर्थशास्त्र के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऑनलाइन तो नहीं कहेंगे, इसे रिकॉर्डिंग कहेंगे, पर ठीक है, जैसे भी आप तक ज्ञान पहुँचे, ज्ञान पहुँचना चाहिए। तो आज स्वागत करने से पहले तो मैं दुआ करूँगा कि आप लोग सब लोग जहाँ भी हों सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, आप लोग कोरोना से दूर रहें और कोरोना आप लोगों से दूर रहे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र कक्षा 12 और चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में आलेख। आलेख जिसके बारे में आप लोग जानते तो हैं ही, 11th में स्टेट में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, उसी को हम आगे ले चलेंगे। लेकिन इस चैप्टर के शुरुआत का जो आलेख है उसको समझने से पहले जो उसका शुरुआती मुद्दा है, प्रस्तावना कह सकते हैं, हम उससे समझते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है 11वीं के अंदर। तो इसमें सबसे पहले प्रवृत्तियों के प्रकार। प्रवृत्तियाँ ये कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं? ये बहुत तरह की हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है अर्थशास्त्र में प्रवृत्तियों को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। उसमें से पहला है आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति जिसकी व्याख्या तो काफ़ी पढ़ी है, पर ये सामान्य व्याख्या, जिस प्रवृत्ति के द्वारा आर्थिक लाभ की अर्थात पैसे की, धन की प्राप्ति हो, उस प्रवृत्ति को हम कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति। एग्जाम्पल भी पढ़ा है आपने। कोई शिक्षक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर जो वेतन या आय प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति पढ़ लेते हैं, अनार्थिक प्रवृत्ति। वो ठीक इसका अपोजिट है, जिस प्रवृत्ति में किसी भी तरह के आर्थिक लाभ की प्राप्ति न हो। जैसे वही शिक्षक जो अपने बच्चों को पढ़ाता था तब आर्थिक प्रवृत्ति थी, लेकिन अगर वही शिक्षक स्वयं के बच्चे को पढ़ाता है तब तो वेतन नहीं मिलेगा। तो ये है अनार्थिक प्रवृत्ति। तो स्वयं के बच्चों को पढ़ाएगा तो अनार्थिक, और किसी और के बच्चे को पढ़ाकर वेतन अगर लेता है तो वो है आर्थिक प्रवृत्ति। अब यहाँ से ही हमारा जो आंकड़ा शास्त्र है जिसका हमको उपयोग करना है, यहाँ पर आलेख है, वो क्यों बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये अब आ रहा है कुछ इस तरह का। मैं थोड़ा बीच में आ रहा हूँ, मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से। अर्थशास्त्र में ये 2 प्रवृत्ति में से हम एकमात्र आर्थिक प्रवृत्ति का ही अध्ययन करेंगे। अनार्थिक प्रवृत्ति का हम कोई अध्ययन करते नहीं। जैसे मैंने कहा था 11वीं में कि अगर सचिन तेंदुलकर अपने बच्चे के साथ में क्रिकेट खेलता है तो ये अनार्थिक प्रवृत्ति है, पर वही अगर आईपीएल में खेल रहे हैं या कोचिंग दे रहे हैं तो वो आर्थिक प्रवृत्ति है। हम सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रवृत्ति का ही अध्ययन करेंगे, और जब हम आर्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं तो वो आर्थिक प्रवृत्ति बन जाती है आर्थिक घटना। मैं थोड़ा इसको आपको इंडिकेट कर दूं, मेरे पास इंडिकेटर कुछ है या नहीं? हाँ है। तो ये आर्थिक प्रवृत्ति पहले हुई, इसके बाद ये हो गई आर्थिक घटना, और जब आर्थिक घटना होगी तो आर्थिक घटना को आप दर्शाएंगे। तो आर्थिक घटना दर्शाते कैसे? जैसे भी कोई व्यक्ति कमाता है, कितना कमाता है, तो ये आप आंकड़ों में अध्ययन करेंगे। कोई विद्यार्थी पास हो गया है, बहुत पढ़ने में तेज है, तो कितना तेज है ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा आंकड़ों से कि कितने मार्क्स उसके आए 100 में से, कितने परसेंटेज आए, कितने परसेंटाइल आए। कोई बहुत भारी है, कोई बहुत हल्का है। सोना बहुत महंगा हो गया, तो सोना महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया, तो वो आएगा आंकड़ों में कि सोना भाई 50,000 का तोला हो गया, 10 ग्राम हो गया, तो अब ये आंकड़ों में आया। तो आर्थिक आंकड़े, हम अपने चारों तरफ जो है वो आंकड़ों से घिरे हुए हैं। बिना आंकड़ों के अर्थशास्त्र या आंकड़ा शास्त्र दोनों का अध्ययन आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो जरूरी है, जिस तरह से आपका और हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे पर टिका हुआ है, हड्डियों के ऊपर हड्डियां हैं, उसके ऊपर मांस है, उसमें और भी अंग है, ऑर्गन्स हैं, और हम टिके हुए हैं। उसी तरह से जो आलेख होता है वो टिका होता है, आलेख या आकृति, आलेख या आकृति जो है वो टिके होते हैं आंकड़ों के ऊपर। जब तक आंकड़े नहीं मिलेंगे, बिना आंकड़ों के आप आलेख या आकृति बना ही नहीं सकते। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे ये 2 चीज़ों पर, ये है आकृति या आलेख। ये हमारा आज का मुख्य मुद्दा है, जहाँ पे हमें पहुंचना था, और ये प्रस्तावना चल रही थी। आज हम
आकृति और आलेख, वैसे तो हम लोग इन दोनों को समानार्थी समझते हैं कि ये एक जैसे ही हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में ये एक जैसे नहीं है, इन दोनों में अंतर है, और यही अंतर जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझे इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। हम आगे आकृति और आलेख के बीच का अंतर। अब ये अंतर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आकृति और आलेख में वर्जन का अंतर है। वर्जन अर्थात कि आकृति एक सामान्य चीज है और आलेख थोड़ा सा उससे सुधरा हुआ स्वरूप है। एक उदाहरण लेते हैं। आप सब लोगों ने मैगी खाई होगी। मैगी जो है वो लगभग सबको बनानी आती है, पर जिसको मैगी बनानी आती है उसको खाना बनाना आता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जिसको खाना बनाना आता होगा उसको मैगी बनाना आता ही होगा, ठीक है। ये अंतर आकृति और आलेख का है। आकृति जो है वो समझ लो मैगी की तरह है, उसे कोई भी सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति बना सकता है। पर जो आलेख है उसे कोई भी सामान्य व्यक्ति या सामान्य इंसान बना नहीं पाएगा। उसमें समस्या है, बना नहीं पाएंगे। इसको भी मैं लेता हूँ, मैं दोनों में क्या क्या अंतर है। अब हम मुद्दों पे जाते हैं। तो याद रखिएगा दिमाग में, पर घुसा मत लेना। एग्जाम के अंदर लिख के मत आना मैगी और ये खाना, खाली आपके समझ के लिए कि मैगी साधारण चीज़ है, सब बना सकते हैं, और खाना सब नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, पहला मुद्दा आ गया आकृति और आलेख का अंतर। और फिर से कह देता एक बार, शुरू में शायद रह गया ध्यान कहने के लिए। ये अंतर जो है वो एग्जाम के अंदर 3 नंबर में आता है। सेक्शन डी के अंदर 3 नंबर, बोर्ड के अंदर सेक्शन डी पूरा 27 नंबर का होता है, सबसे बड़ा सेक्शन होता है। 9 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 9 3 27। और ये अगर अंतर वाले क्वेश्चन आ गए और आपने अटेंड कर लिए, और इसमें कम से कम 3 मुद्दे अटेंड करने रहते हैं, अगर ये सी में आया तो, अगर डी में आया तो 5 जितने मुद्दे होंगे वो अटेंड करने रहेंगे आपको, ठीक है। तो पहला मुद्दे पे हम लोग आ रहे हैं। पहला मुद्दा अवलोकित। अवलोकित शब्द के ऊपर जोर दिया गया है। अवलोकित का मतलब कि जो हमें दिखता है। अवलोकित स्वयं स्पष्ट जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति, अर्थात कि जो आंकड़े दिख रहे हैं, जानकारी दिख रही है, और वो जानकारी अपने आप में स्पष्ट है, उसे और ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य जानकारी है। तो ऐसी सामान्य जानकारी कोई भी सामान्य इंसान यूज करके, सामान्य आंकड़ों को यूज करके आकृति जो है वो बना सकता है। लेकिन आलेख, जैसा मैंने कहा कि आलेख थोड़ा सा इससे बड़ा स्वरूप है। तो आलेख क्या होगा? आलेख है अवलोकित अस्पष्ट जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। तो आलेख के अंदर ये होगा कि जानकारी दिख तो रही है, यहाँ भी जानकारी दिख रही है, लेकिन दिखने में वो उतनी स्पष्ट नहीं है। जितनी जानकारी पहले स्पष्ट थी उतनी जानकारी स्पष्ट नहीं है, उसे स्पष्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि स्पष्ट कैसे करेंगे? उसे स्पष्ट करने के लिए आपने जो भी पढ़ा है 11वीं में आंकड़ा शास्त्र के अंदर, मध्यक है, मध्यस्थ है, बहुलक है, x बार m z, ये जो चीज़ें हैं, विस्मयांक हैं, तो इन सब की मदद से उन आंकड़ों को, जो आंकड़े बिखरे हुए हैं, उसे स्पष्ट किया जाता है, और स्पष्ट करने के बाद फिर जा करके जो आकृति आलेख है वो बनता है। तो आकृति और आलेख में जो मुख्य अंतर है, व्याख्या लगभग सेम है, जो मुख्य अंतर है वो ये है, वो स्पष्ट और ये अस्पष्ट, ये मुख्य अंतर है, और इसके अलावा कोई खास अंतर यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरा मुद्दा अंतर का।
मैं दूसरे पे आता हूँ, थोड़ा सा भी मैं भी सीख रहा हूँ इसके अंदर। दूसरा मुद्दा, आकृति बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मैगी बनाना है तो कुकिंग का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आप बना सकते हैं, कोई बना सकता है। उसी तरह से आकृति बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं, ठीक है। लेकिन फिर वही चीज कि ये अगर आपको आलेख बनाना है तो आलेख बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा मात्रा की यहाँ गलती है, आप लोग सुधार लेना उसको। आलेख बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र का गहन, गहन मतलब कि जो भी आपने पढ़ा है, 11वीं में पढ़ रहे हैं आप, 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें, सह संबंध है, एक्स बार है, एम है, जेड है, एस के, ये सब की ज़रूरत यहाँ पर पढ़ने वाली सब में से कोई भी एक की जरूरत आपको पड़ेगी, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन आकृति में कोई खास जरूरत नहीं है, आलेख के अंदर आपको यहाँ पर ज्ञान चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा देखिएगा, तीसरा मुद्दा दोनों में कॉमन है, पर खाली एक शब्द का अंतर है। आकृति बनाते समय सामान्य स्केल माप का उपयोग किया जाता है। सामान्य स्केल माप, कोई बहुत ज़्यादा गहराई वाला नहीं चाहिए। और जब आलेख बनाएंगे तो इस सामान्य शब्द की जगह पे ही एक नया शब्द आएगा, और वो शब्द है आलेख बनाते समय सामान्य नहीं पर सचोट स्केल माप का उपयोग किया जाता है। सचोट, योग्य। और वो योग्य आप कब ढूंढ पाएंगे? जब आपके पास आंकड़ा शास्त्र का गहन अध्ययन होगा, आपको आता होगा, तो आप करोगे। तो सामान्य इंसान ये काम नहीं कर पाएगा। सामान्य इंसान क्या करेगा? सामान्य व्यक्ति जो है वो एक सामान्य स्केल माप बनाएगा, और जो जानकार है वो सचोट स्केल माप जो है बनाएगा। ठीक इसी प्रकार चौथा मुद्दा, जानकारी असतत हो तो आकृति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जानकारी असतत है तो आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन असतत जानकारी जो है उसको सतत बनाने के बाद ही आलेख का उपयोग किया जाता है। तो असतत और सतत, ये दोनों का यहाँ पर अंतर है। और फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आलेख जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है आकृति का। आकृति सामान्य से सामान्य व्यक्ति बना सकता है, वो सरल होती है समझने में। लेकिन आलेख जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं बना पाएगा। वो कौन बनाएगा? जिसके पास आंकड़ा शास्त्र का ज्ञान होगा वही बना पाएगा, ठीक है। और पांचवा और आखिरी मुद्दा, आकृति का उपयोग सामान्य जनता में जागृति फैलाने और विज्ञापन जैसे कार्यों में होता है। बहुत सारी कंपनियां जो प्रचार करती हैं कि देखो भी हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो अभी सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, उसकी टीआरपी के का स्तंभ आलेख बना देंगे। बड़ा आलेख हो गया तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये चलो अच्छा काम कर रहा है। कोई सरकार कहती है कि हमने इतने ज़्यादा निर्माण कार्य किए, इतना ज़्यादा ऋण दिया है या शौचालय बनाए हैं, तो उसका स्तंभ बन जाता है। तो आम जनता को समझ में आ जाए आसानी से, ऐसा आकृति होती है। उसका उद्देश्य भी यही है कि आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकारें हो। कई बार विपक्ष भी ये कोशिश करता है कि सरकार की सफलता को विज्ञापन से लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये सामान्य है। आलेख जो है वो कौन यूज़ करता है? आलेख का उपयोग संशोधन मतलब कि रिसर्च कार्य में जो लोग लगे हुए हैं वो लोग करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, सीएसओ का नाम आपने बार सुना होगा, तो उसके वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं। और आर्थिक विश्लेषक, एनालिसिस जो लोग करते हैं वो भी आलेख का प्रयोग करते हैं। तो आलेख फिर से वो कि थोड़ा विशेषज्ञ लोग जो है वो प्रयोग करेंगे, और आकृति जो है वो सामान्य जनता, सामान्य नागरिक जो है वो लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग मतलब कि इसका पुनरावर्तन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला मुद्दा फिर से, अवलोकित स्वयं स्पष्ट जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। तो मेन अंतर क्या है? जानकारी कैसी है? जानकारी स्पष्ट है तो आकृति, और जानकारी अगर अस्पष्ट है तो फिर आलेख बनाया जाएगा। दूसरा मुद्दा, आकृति बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता है तो नहीं। आलेख बनाते समय आवश्यकता है तो है। आलेख बनाते समय आंकड़ा शास्त्र के गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है।
और तीसरा मुद्दा, स्केल माप कैसा होना चाहिए, आकृति में सामान्य होना चाहिए, और आलेख बनाते समय उसके अंदर सचोट स्केल माप की आवश्यकता। स्केल माप मतलब प्रमाण माप, जो हमने ढूंढा हुआ है, जो हम ढूंढते हैं 1 सेंटी cm इज इक्वल टू वॉट, वो रहता है। और चौथा मुद्दा, जानकारी के जो आंकड़े हैं वो असतत हैं तो आकृति का प्रयोग कर सकते हैं, रिदम में नहीं है तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आलेख बनाएंगे तब आंकड़ों को सतत किया जाता है। सतत असतत का मतलब भी पता है आपको, खंडित अखंडित से मिलता जुलता। और आखिरी मुद्दा जो था कि उपयोग कौन करता है, आकृति का उपयोग सामान्य जनता, सामान्य नागरिक में जागृति फैलाने के लिए, या फिर विज्ञापन जैसे कार्य, अर्थात कि अपनी बात लोगों के दिमाग तक पहुंचाने के लिए, कई बार लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए। घुसाना इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई बार जो गलत चीज़ें हैं वो भी लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए कंपनियां ऐसे ग्राफ का प्रयोग करती हैं जिसे आकृति कहते हैं। लेकिन जब आलेख होगा तो आलेख आकृति से थोड़ा बड़ा, आलेख संशोधन कार्य में संस्थाओं और आर्थिक विश्लेषकों द्वारा, कंपनियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो ये हुआ मुख्य अंतर। और फिर से आखिरी बार एक चीज़ कर दो क्लियर कि ये आपको आता है 3 नंबर में और सेक्शन डी में, और ये है मोस्ट आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी है अंतर में, जो आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, अब बहुत जल्दी अगला जो है आलेख का महत्व, आंकड़ों का महत्व जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब पढ़ेंगे पिछला तो आगे वाला सवाल जो है आपको, आगे वाले जो मुद्दे हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो पढ़ते रहिएगा आप। अगर हम लोग यहाँ सभी शिक्षक लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपको चीज़ें भेज रहे हैं, तो आप भी वहाँ मेहनत कीजिएगा। नहीं तो टुकड़े टुकड़े में अगर पढ़ोगे तो कुछ जुड़ने वाला नहीं है, आपके हाथ में पूरा ज्ञान आने वाला नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होती है ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। आप कोशिश मत करना कि सीधे आप 5वीं सीढ़ी पे पहुँच जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, गिर जाओगे। ठीक है।